हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 5th ऑफ मार्च। तो चलिए पहला टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है ये कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी के रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर्स का। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी है। तो काफी डिटेल में ये आपका कॉन्सेप्ट जो पॉलिटी का है वो भी कवर हो जाएगा। चलिए जजमेंट का नाम पहले लिख लीजिए, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशंस पे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा के होते हैं और लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 3 सदस्य होंगे। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ये तो अपने को पता है। अभी इनका जो कमिटी के बेस पे रिकमेंडेशंस दिया है कि उस कमिटी में 3 सदस्य होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री होने चाहिए, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए और तीसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने चाहिए लोकसभा के। वैसे जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो ये बताइएगा कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है। ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेन्योर 6 इयर्स का या फिर 65 इयर्स का, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए अगर कोई 60 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो फिर ये 6 साल का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर वो अगर 65 साल मतलब 5 साल के लिए ही वो रहेंगे, तो या तो 6 साल या 65 साल, इसीलिए ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इनको जो कंडीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही सैलरी भी दी जाएगी, सारा जो पर्क्स एंड अलावेंसेस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होगा। साथ साथ में अगर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना भी है तो वो तभी हटाया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकता है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का? तो ये चुनाव कंडक्ट करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है निर्वाचन आयोग है, तो ये चुनाव कंडक्ट करते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भारत में, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके लिए चुनाव जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है आर्टिकल 324 के तहत। नेक्स्ट कुछ वर्डिक्ट के हाइलाइट्स को देख लेते हैं, मेंस के लिए आपके काम आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि बेसिकली एक इलेक्शन कमीशन जो है उसके लिए मतलब टेन्योर होना चाहिए लेस देन 6 इयर्स का, या अगर 6 साल से कम का होता है तो वो क्लियर ब्रीच ऑफ लॉ माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन का, जो कि ये एक्ट जो है कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट, ये कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनका 6 साल का जो टेन्योर है वो होना चाहिए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को हटाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा में वायलेशन भी माना जाता है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 का। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। ये सारी बातें हमने इसको डिटेल में देख ली हैं। तो ये पहला टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ट्रेजरी बिल का प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो वी विल ट्राई कि धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को भी आपको रूबरू कराते रहें। और ट्रेजरी बिल जो है वो कंटेक्स्ट में क्यों है कि जो कट ऑफ यील्ड जो मिलता था, जो यील्ड मिलता था बिल, अगर आपने ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर जो यील्ड मिलता था आपको, उसमें कहीं ना कहीं मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला है प्राइमरी ऑक्शंस के समय में, शुरुआती ऑक्शंस के समय में वो बिल्स के दर में बढ़ोतरी देखने को मिला है। ठीक है, अभी टी बिल्स क्या है वो समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पे होगा। टी बिल्स क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेजरी बिल्स जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और ये शॉर्ट टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप इसको जब ले रहे हो तो आपको ये देना भी पड़ेगा और ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि 1 साल से कम का टाइम पीरियड है। इसके अलावा इसको इशू कौन करता है? आरबीआई करती है, लेकिन किसके बिहाफ पे? केंद्र सरकार के बिहाफ पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना है, और आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसा कि आपको हम बताए थे शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर है, तो ये 3 फेजेस में हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो
तो 91 डेज के लिए मिलेगा 182 और 364। और ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज बॉन्ड है। जीरो कूपन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है मान लीजिए, तो ये जो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल होगा ये जब आप परचेस करने जाइएगा तो आपको ये डिस्काउंट वैल्यू पे मिलेगा, आपको 80 रुपए के दर पे मिल जाएगा और बाद में जब आप उसको वापस करोगे तो आपको 100 रुपए मिलेगा। वैल्यू 100 का होगा, आप उसको 80 में परचेस कर रहे हो, लेकिन जब आपका टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपको 100 मिलेगा, यानी कि आपका मुनाफा 20 रुपए का होगा। ठीक है, तो ये है जीरो कूपन सिक्योरिटीज और ये कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज है लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्काउंट रेट हमने देख लिया और फेस वैल्यू जो होगा उस पे मैच्योरिटी होगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि आप 100 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल है, मान लीजिए आप 91 डेज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने परचेस किया, आप उस 100 रुपए का आपको 80 रुपए में मिल रहा है। जब वो 91 डेज पूरा होगा आप जाओगे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पास में तो आपको वो 100 रुपए के दर पे ही देगा। हाँ, उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कि अब आपका 80 का था तो उस पे इंटरेस्ट भी ऐड होके मिलेगा, ये नहीं अप्लाई होता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स, इसके अलावा कोई ट्रस्ट वगैरह, साथ साथ में कोई इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, ये सारे के सारे परचेज कर सकते हैं टी बिल्स को। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिकवरी के ऊपर, के शेप्ड रिकवरी। ये भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही है। एक्चुअली भारत को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो के शेप्ड रिकवरी को दिखा रहा है। अब ये इसको लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं भारत का जो अर्बन और रूरल रिकवरी है, जो ग्रामीण और जो शहरी इलाका है, इसका जो विकास है उसको के शेप्ड रिकवरी से रिप्रेजेंट करना ये गलत है। ठीक है, और ओवरऑल के शेप्ड रिकवरी जो है मतलब इनका ये कहना था कि पैंडेमिक के बाद, कोरोना काल के बाद में भारत जो है वो अलग अलग तरीके से ग्रो किया है, ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ग्रोथ पूरे के पूरे समूचे भारत का आपको देखने को मिलेगा। ये के शेप्ड रिकवरी होता क्या है? के शेप्ड रिकवरी वो सिचुएशन होता है जो इन इक्वालिटी को दर्शाता है। जैसे ये देखिए आपके सामने अगर ये के हम बनाए कुछ इस तरीके से, तो ये ग्राफ इस तरह जाएगा और ये ग्राफ इस तरह जाएगा। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये ग्रोथ को दर्शा रहा है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये डिक्लाइन को दर्शा रहा है। इसीलिए ये के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है कि हो सकता है एक सेक्टर जो है वो काफी ग्रो कर रहा है, दूसरा सेक्टर जो एक ही देश में, ठीक है, एक ही देश में मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रहा, या मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है लेकिन सर्विस सेक्टर में नहीं हो रहा, और इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो के शेप्ड रिकवरी वही है कि इन इक्वालिटी को दर्शा रहा है। रिसेशन के समय ये चीजों को कहीं ना कहीं मतलब आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। बाकी का कुछ रिकवरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो नजर आ रहा होगा ये वी शेप्ड रिकवरी है। देखिए जेड शेप्ड रिकवरी जो होता है और वी शेप्ड जो रिकवरी होता है ये बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। जेड मतलब तो बहुत फास्ट रिकवरी हो जाएगा और वी मतलब भी कि इकोनॉमी गिरा जरूर लेकिन वापस से ऊपर तेजी से उठ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यू क्या है, तो यू शेप्ड में इकोनॉमी गिर तो गया फटाक से लेकिन उठने में वक्त ले रहा है, उठने में आप देखिएगा कुछ इस तरीके से वो वक्त ले रहा है, तो इस वजह से यू शेप्ड रिकवरी है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाकी डब्ल्यू जो है, तो डब्ल्यू में आप देखोगे एक डिप आया कोरोना काल, पहला लहर, दूसरा लहर आया फिर डिप हो गया इकोनॉमी, फिर उठ रही है इकोनॉमी। तो कोविड का जब सेकंड वेव आया तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी भारत सरकार ने कहा था कि हम उस ग्रोथ से जा रहे हैं। और बाकी एक एल शेप्ड भी होता है कि कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक रिकवरी था जहां हमने सारे को डिटेल में देख लिया है। और अगेन प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप आकर के इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सिंसियरली देख रहे हैं, तो आप थैंक यू भी कहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंशिएंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ शिशुपालगढ़। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ये ओडिशा में लाई करता है शिशुपालगढ़, भुवनेश्वर शहर के पास में। तो बेसिकली जो भूमाफिया वाले हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं शिशुपालगढ़ का उनका बचाव किया जा सके, संरक्षण किया जा सके भूमाफिया वालों से, इस वजह से भारत सरकार ने इसको एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज में कवर किया है। ठीक है, चलिए शिशुपालगढ़ क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये 7वें से 6वें सेंचुरी BCE बिफोर क्राइस्ट एरा तब से है ये, और ये कैपिटल भी माना गया है कलिंग किंगडम का। शिशुपालगढ़ को कलिंग जो किंगडम था उसका कैपिटल भी माना गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड का और कॉमर्स का एंशिएंट टाइम्स में। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा यहाँ पे रहा है, जिस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं धोलावीरा वगैरह का, और ये खरावेला डायनेस्टी, खरावेला जो राजा थे उस वक्त के, उनके समय से ये चला आ रहा है। और ये 1948 में पहला एक्सकेवेशन हुआ था 1948 में, और ये इसको डिक्लेयर किया गया सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। कौन से एक्ट से, ये इंपॉर्टेंट है,
एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शिशुपालगढ़ जो है ओडिशा का, उसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, किस एक्ट से डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। और अगर कोई एसएससी का एस्पिरेंट है या बाकी वन लाइनर एग्जाम का, तो उनके लिए शिशुपालगढ़ का लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि ओडिशा राज्य। ये आपके सामने जो इमेज है यहाँ पे, ये शिशुपालगढ़ को ही दर्शा रहा है। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा डेली करंट अफेयर्स का, और औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर किया गया है। तो उसके हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि ये औरंगाबाद से संभाजी नगर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। चलिए, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह साहब, तो उन्होंने मतलब ये निर्णय को लिया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके हम कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब टॉम्ब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। तो औरंगजेब का मकबरा के नाम पे ये औरंगाबाद का शहर पहले पड़ा, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि फिर दिलरास बानो बेगम का भी मकबरा यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसको औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, औरंगाबाद में ही 1660 में। और ये उनकी पत्नी बीवी का मकबरा जो है वो आपको औरंगाबाद में ही मिल जाएगा, जिसको हम दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही है बीवी का मकबरा। और ये ताजमहल से आधा है और ये बर्निश्ड स्टको से ढका हुआ है। आपको ये इमेज दिख रहा होगा, बिल्कुल ताजमहल की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। और ये 17वें 18वें सेंचुरी में है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए, अब छत्रपति संभाजी नगर का एंट्री होता है। तो रिसेंटली कहीं ना कहीं जैसा कि आपने देखा कि औरंगाबाद का नाम ये शिवाजी के बेटे, इनको कैप्चर किया गया और ह्यूमिलिएट किया गया औरंगजेब के द्वारा। मतलब औरंगजेब ने उनको कहीं ना कहीं बंदी भी बनाया और बेइज्जती भी करी उनकी। तो ये उनके शिवाजी जो हैं उनके पुत्र हैं संभाजी नगर साहब। इसके अलावा आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये वो इंसान है, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोला जाता है इनको। तो इन्होंने एंटायर पॉपुलेशन जो दिल्ली का था उसको दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया 1327 में। और इसके बाद में क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में, दौलताबाद साउथ इंडिया में, और इतना बड़ा जो डिस्टेंस कवर करने का था उसमें इतने लोग मर गए बेचारे पैदल चलते चलते कि आधा से ज्यादा तो डायनेस्टी वैसे ही खत्म हो गई इनकी। बाद में फिर इसको यादवा डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं मतलब अहमदनगर सुल्तानेत का हिस्सा में कवर किया। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से। और ये अजंता एलोरा केव्स यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स में भी है, महाराष्ट्र में ही लोकेटेड। तो ये भी आपको औरंगाबाद शहर में ही मिल जाएगा। यहाँ पे रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि दूसरे सेंचुरी बीसी के हैं। तो बुद्धिस्ट साइट्स है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। एलोरा जो है वो लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेंपल भी है वहां पे, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और यादवा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ठीक है। और दोनों के दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है और मुगल और मराठा पीरियड्स का इसमें कहीं ना कहीं मतलब हेल्प रहा है, अलॉन्ग विद आपका औरंगाबाद के इतिहास के साथ में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अजंता हमने देख लिया, एलोरा भी हमने देख लिया। काफी चीजें यहाँ पे हमने नई जानने को मिली हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन। तो आप अगर इस इनिशिएटिव को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट में आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। बस इन वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखिए। अगर कुछ डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि ये इनिशिएटिव जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और शायद जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन तक भी ये हासिल हो सके। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।